सरकार एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए कर रही है जमीन अधिग्रहण लागू करने की तैयारी। 31 अगस्त से पहले जारी हो सकता है आदेश। कांग्रेस ने उठाए सवाल। सीएनबीसी आवाज की एक्सक्लूसिव खबर। बाजार की रोलर कोस्टर राइड। चंद मिनटों में सेंसेक्स की 250 पॉइंट की तेजी हुई हवा। सेंसेक्स 300 पॉइंट लुढ़क कर बंद, रुपया भी रहा फ्लैट। ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि ये 2008 जैसी क्राइसिस है। ये ग्रीस और साइप्रस की तरह बहुत छोटा भी नहीं है, लेकिन जो यूएस का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस था उतना बड़ा भी नहीं है। बाजार के दिग्गजों ने एक सुर में कहा चीन संकट बढ़ा, लेकिन 2008 की मंदी जैसे नहीं है हालात। लेकिन निवेशकों को दी सावधान रहने की सलाह। मेरे पास पैसा होता तो मैं अभी पैसे पे थोड़ा बैठ जाता, थोड़ा इमीडिएटली डिप्लॉय करने का सोचता नहीं, एग्रेसिवली ट्रेड बिल्कुल बंद कर देते। रोड हाईवे सेक्टर के लिए कैबिनेट का बड़ा फैसला। रोड हाईवे बनाने वाली कंपनियां प्रोजेक्ट पूरा होने के 2 साल बाद बेच सकेंगी पूरी हिस्सेदारी। आर्बिट्रेशन आसान बनाने के कानून को भी मिली मंजूरी। स्पेक्ट्रम का इन्वेस्टमेंट नेटवर्क का इन्वेस्टमेंट नहीं है, इस बात को कंपनियां समझें। और ये बात मैं बहुत सख्ती से बोल रहा हूं। अपेक्षा करूंगा, वरना सरकार के पास अपने विकल्प खुले। कॉल ड्रॉप को टेलीकॉम कंपनियों को रविशंकर प्रसाद का अल्टीमेटम। कहा जल्दी हल नहीं निकला तो सरकार करेगी कड़ी कार्रवाई। और शीना बोरा हत्याकांड में नया ट्विस्ट। इंद्राणी मुखर्जी की बहन नहीं बेटी थी शीना। मुंबई पुलिस की पूछताछ में खुलासा। कोलकाता में इंद्राणी का दूसरा पति भी हिरासत में। नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज एट 9 और आपके साथ मैं हूं विपिन भाटिया। नमस्कार, मैं हूं कविता थपलियाल। आगे बढ़ते हैं और डालते हैं नजर कुछ और बड़ी सुर्खियों पर। गुजरात में नहीं थम रहा है पटेल आरक्षण आंदोलन। पुलिस के साथ झड़प में 6 लोगों की मौत। हार्दिक पटेल ने दिया लाठीचार्ज करने वाले पुलिस वालों पर कार्रवाई का अल्टीमेटम। आवास पर बड़ा खुलासा। उग्र आंदोलन के पीछे राजनीतिक दलों का हाथ। जो संयोजक है युवा मोर्चा के, वो साथ में थे। फिर उसके पीछे बीजेपी के कुछ असंतुष्ट जो लोग हैं अभी भी पार्टी में साथ में है, वो लोग भी थे इन्वॉल्व। उभरते कारोबारों में टाटा ग्रुप के बड़े निवेश की तैयारी। $70 करोड़ का फंड जुटाने की योजना। सीएनबीसी टीवी 18 एक्सक्लूसिव। ई कॉमर्स को टक्कर देने के लिए मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को जल्द मिल सकती है बड़ी राहत। कंपनियों को अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन बेचने की मिल सकती है इजाजत। इटालियन कंपनी फरारी ने भारत में लॉन्च की अपनी नई कार कैलिफोर्निया टी। 3 करोड़ 40 लाख की कार महज 30 सेकंड में पकड़ेगी 100 किलोमीटर की रफ्तार। और चीन की स्मार्टफोन कंपनी जोपो के बाद मेजू भी उतरा। भारतीय बाजार में लॉन्च किया MX5, कीमत ₹20,000। आज आवाज एट 9 की शुरुआत करेंगे एक बड़ी एक्सक्लूसिव खबर के साथ। संसद के मॉनसून सत्र में भले ही सरकार जमीन अधिग्रहण बिल पर कोई एक्शन नहीं दिखा सकी, लेकिन अब सरकार इस दिशा में एक बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर रही है। हमें मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक सरकार जमीन अधिग्रहण बिल लागू करने की तैयारी में है, और वो भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए, जिसे संसद में पास कराना जरूरी नहीं होता। इस पर ज्यादा डिटेल्स के लिए अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली से हमारे ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय। लक्ष्मण, सरकार का प्लान क्या है और क्या ये माना जाए कि अब जमीन बिल को कोई रोक नहीं सकता? क्या है ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर? जी बिल्कुल, जो आपने कहा सरकार की जो रणनीति है वो कमोबेश इसी दिशा में है। दरअसल सरकार ने जो अध्यादेश जारी किया था जमीन अधिग्रहण कानून को लागू करने के लिए, वो 31 तारीख को, इसी महीने की 31 तारीख को लैप्स कर रहा है। सरकार इस अध्यादेश को दोबारा जारी नहीं कर सकती, क्योंकि संसद सत्र अभी तक पूरी तरह से संपन्न नहीं हुआ है, प्रोरोग नहीं हुआ है। लिहाजा तकनीकी तौर पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकती, तो सरकार ने एक दूसरा रास्ता अपनाया है, और ये बिल्कुल नया रास्ता है। हमें सूत्रों से जो एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है उसके मुताबिक सरकार जमीन अधिग्रहण बिल से
जुड़े हुए कानून को लागू करने के लिए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी कर सकती है। यह एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 31 अगस्त से पहले यानी अगले 3 से 4 दिन में जारी किया जा सकता है और इस ऑर्डर को जारी करने के बाद फायदा ये होगा कि अध्यादेश को जारी करने के बाद सरकार को सदन में रखना पड़ता है, संसद में रखना पड़ता है, लेकिन इस ऑर्डर को जारी करने के लिए संसद में नहीं रखना होगा। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किया जाए नहीं, इस पर कानूनी पेच है कि नहीं, इसको लेकर के खासतौर से सरकार ने अटॉर्नी जनरल से राय मांगी थी। अटॉर्नी जनरल ने भी राय दी थी और कहा था कि यहाँ पे आप अध्यादेश जारी करने की बजाय एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी कर सकते हैं। इस बात की पूरी छूट है, कानूनी प्रावधान है, इसलिए सरकार ने मन बनाया है। महत्वपूर्ण बात है कि इस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में जो 3 बदलाव किए जाएंगे, अध्यादेश में 9 बदलाव थे, इनमें से 6 बदलाव सरकार ड्रॉप कर रही है। इसमें महत्वपूर्ण है कि जो सहमति की शर्त वाले बदलाव थे उसको सरकार छोड़ रही है। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में 3 बदलाव ही सिर्फ शामिल कर रही है। उसमें सबसे महत्वपूर्ण बदलाव ये होगा कि जिन 13 एक्ट के तहत जमीन अधिग्रहण किया जाएगा उसमें मुआवजे की शर्त नए नियम के हिसाब से लागू किए जाएंगे। ये 13 एक्ट में नेशनल हाईवे एक्ट, SEZ एक्ट, कोल एक्ट, माइनिंग एक्ट शामिल होंगे और इसको इस अध्यादेश के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए रखा जाए है कि अगर आप ये अध्यादेश इस एक्ट के जरिए जमीन अधिग्रहण करते हैं तो आपको मुआवजा देना पड़ेगा नए नियम के हिसाब से। दूसरा ये है कि अगर आप जमीन अधिग्रहण कर लिए, 5 साल तक इस्तेमाल नहीं किए तो आपको वापस नहीं करना होगा। प्रोजेक्ट में जो समय अवधि आपने जिक्र किया है उसके तहत से आप अगर ज्यादा बढ़ते हैं तब आपको वापस करना पड़ेगा। इन तमाम प्रावधानों के साथ सरकार एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी करने जा रही है। चलिए, और यहाँ पर जैसा कि आपने बताया, कांग्रेस ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए भूमि अधिग्रहण बिल के कुछ प्रावधान लागू करने की कोशिशों पर आपत्ति जताई है। चलिए यहाँ पर देखते हैं कि एक्सक्लूसिव बातचीत जो लक्ष्मण ने ही की है, क्या कहना है उसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर का। जमीन अधिग्रहण बिल पर सरकार की आय की रणनीति पर बातचीत करेंगे मणिशंकर अय्यर, हमारे साथ हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता। सर, आपका स्वागत है CNBC आवाज में। सरकार जमीन अधिग्रहण बिल को लेकर काफी कोशिश कर रही थी, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास रिपोर्ट अभी तक आई नहीं है, लेकिन इस बीच सरकार ये कोशिश कर रही है कि हम अध्यादेश ना लाएं और कुछ प्रावधानों को एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए हम लागू कर दें। ये करना कितना सही होगा? जब तक कि हमें तफसील न पता लगे तो कैसे हम इसका जवाब दे सकते हैं। और यदि उन्होंने वो बदलाव लाया, सारे बदलाव जो हम चाहते हैं, तब एक नए कानून की क्या आवश्यकता होगी, संशोधन की क्या आवश्यकता रहती है? बस जो पहले सन 2013 में पारित हुआ था पार्लियामेंट में, उसी को रहने दीजिए, उसमें कोई तबादला करने की जरूरत नहीं है, तो वही बेहतर होगा। लेकिन वो हो रहा है या ये कुछ सोच रहे हैं कि हम 5 लें और इनको 2 दें और इस प्रकार का सौदा करें, तो जब तक कि हम सौदा की तफसील नहीं जाने, हमारे लिए संभव ही नहीं है कुछ जवाब आपके सवाल का देना। यहाँ पे सरकार का ये कहना है कि जो 13 एक्ट जिसको हमने शामिल किया था, कंपनसेशन उसको मिलना चाहिए 13 एक्ट में अगर एक्विजिशन होता है तो, उसको हमने चूंकि जमीन अधिग्रहण कानून में बदलाव किया। आपको बताया होगा, हमें तो नहीं बताया है। हम जानना चाहते हैं कि जो संशोधन उन्होंने ऑर्डिनल्स के जरिए किए हैं, किस हद तक उसको वापस लेने को तैयार है। यहाँ पे सरकार और मुझको लग रहा है कि कुछ एक संशोधन करने की जरूरत नहीं है। जो हमने तय किया था उन्हीं की सहमति के साथ सन 2013 में, उसी को रहने दीजिए। और यदि उसमें कुछ भी तबादला आप लाना चाहते हो तो पहले हमारे लीडरान को बताएं कि कौन से संशोधन पर वो जिद रहेंगे, और फिर हम देखेंगे कि वो हमें स्वीकार है या नहीं। इधर संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने एक बार फिर कहा है कि देश की तरक्की के लिए भूमि और GST बिल को पास कराना बेहद जरूरी है। We have the land bill also pending, because land bill is also equally important, because if you don't legislate those 13 central acts which were not covered by 2013 act, that will be excluded and the farmers will be put to huge loss. GST is the need of the hour. It's a very progressive, revolutionary taxation legislation where there is broad consensus. For whatever reason, we could not get it approved in the last session. And then I have to call both the houses, because you can't have a joint session for the bill like GST, which is a constitutional amendment.
रूरल हाईवे सेक्टर में पूंजी की किल्लत को दूर करने के लिए आज कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है। फैसले के तहत प्रोजेक्ट पूरा होने के 2 साल बाद डेवलपर पूरी हिस्सेदारी बेच सकेगा और इसके अलावा आर्बिट्रेशन आसान बनाने के लिए भी नए कानून को मंजूरी दी गई है। कैबिनेट और सीसीए के अहम फैसलों पर बात करने के लिए फिर से जुड़ते हैं हमारे ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय से। बताएं लक्ष्मण की क्या अहम फैसले लिए गए हैं? देखिए, इसमें जो सबसे अहम फैसला लिया गया है वो उन कंपनियों के लिए लिया गया है जो रोड हाईवे सेक्टर में काम करती हैं, डेवलप करती हैं, उनको बनाती हैं। दरअसल अब तक दिक्कत ये आ रही थी कि अगर वो कंपनियां रोड हाईवे बना लेती हैं, डेवलप कर लेती हैं बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर प्रोजेक्ट के आधार पर, तो वो अपनी पूंजी निकाल नहीं सकती थी कम से कम 10 साल तक। अब सरकार ने ये छूट दी है कि 2 साल बाद ही अपनी पूरी हिस्सेदारी आप किसी दूसरे को बेच सकते हैं और वो जो हिस्सेदारी आप बेचेंगे उसमें तमाम शर्तें पहले थी, उन शर्तों को सरकार ने काफी ढील दी है और कहा कि आप 100% हिस्सेदारी बेच करके उस पैसे को आप किसी नए हाईवे प्रोजेक्ट में लगा सकते हैं, किसी ऑनगोइंग हाईवे प्रोजेक्ट में लगा सकते हैं, किसी पावर प्रोजेक्ट में लगा सकते हैं या फिर आप अपना कर्ज उतारने के उस पैसे का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इससे एक राहत ये मिलेगी कि दूसरे जो हाईवे प्रोजेक्ट आने वाले हैं उसके लिए पूंजी नए सिरे से जुटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कंपनियों को। कंपनी अपनी हिस्सेदारी बेच करके दूसरे हाईवे प्रोजेक्ट में पैसा लगा सकेंगे और दूसरे हाईवे प्रोजेक्ट में जहां भारी भरकम रकम की जरूरत है वो रकम पूरी कर सकेंगे। दूसरा महत्वपूर्ण फैसला लिया गया आर्बिट्रेशन को भारत में बढ़ावा देने के लिए। दरअसल आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया इतनी जटिल यहां पर है कि लोग आर्बिट्रेशन के लिए दूसरे देशों में जाते हैं, तो उसको आसान बनाने के लिए एक नए कानून को मंजूरी दी गई है। इसमें जल्द से जल्द आर्बिट्रेशन में फैसला हो इसके भी समय सीमा तय कर दी गई है। आर्बिट्रेशन के तहत ट्रिब्यूनल 1 साल के भीतर फैसला दे, अधिक से अधिक 6 महीने तक इसको और आगे बढ़ा दे। फास्ट ट्रैक आर्बिट्रेशन का अलग प्रावधान किया गया है जिसके तहत 6 महीने के भीतर आर्बिट्रेशन करना पड़ेगा। ट्रिब्यूनल के खिलाफ अगर अपील करते हैं तो कोर्ट को 1 साल के भीतर यहाँ पे फैसला देना होगा। तो तमाम प्रक्रिया जो है समय सीमा बांध दी गई है। तीसरा फैसला लिया गया है 7वें वेतन आयोग की रिपोर्ट पेश करने की आखिरी तारीख बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दी गई है जो इसी महीने की तारीख में खत्म होनी थी। तो अब 7वें वेतन आयोग की रिपोर्ट आने के लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। केंद्र सरकार कर्मचारियों के लिए कह सकते हैं ये खबर जरूरी है। और चौथी बात यहाँ पे की गई कि पेट्रोलियम कंपनियों के लिए जो ऑयल एक्सप्लोर करती हैं उनके लिए सरकार ने रॉयल्टी पेमेंट की सुविधा के नियमों में बदलाव किए हैं। जी लक्ष्मण, बहुत शुक्रिया इन सभी जानकारी और अपडेट्स के लिए। आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कॉल ड्रॉप पर चिंता जाहिर करने के बाद रविशंकर प्रसाद ने बेहद सख्ती से कंपनियों से कॉल ड्रॉप की समस्या का हल निकालने के लिए कहा है। संचार मंत्री से एक्सक्लूसिव बातचीत की हमारे संवाददाता दीपक साहू ने। कॉल ड्रॉप पर अब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिंता जाहिर की। हमारे साथ रविशंकर प्रसाद मौजूद हैं। सर, जिस तरह से चिंताएं लगातार बढ़ रही हैं, कंपनियों का दावा है उन्होंने निवेश किया है, टावर की समस्या है, कैसे सुधरेगी समस्या? टावर की समस्या पर स्वयं मैं सक्रिय हूं। सरकारी बिल्डिंग पर टावर लगे, भारत सरकार ने फैसला कर लिया है। अर्बन मिनिस्ट्री से मैंने मुख्यमंत्रियों को लिखा है। रेडिएशन पर मैं खुद बोलता हूं। लेकिन ये सारी मोबाइल कंपनियों को एक बात समझना पड़ेगा कि 4 महीने में समस्या क्यों अधिक विकराल हुई है। क्या उन्होंने अपने नेटवर्क के ऑप्टिमाइजेशन को ठीक नहीं किया है? क्या डाटा का विस्तार हुआ है तो जितना कॉल पे समय जाना चाहिए वो उतना ध्यान नहीं दे रहे हैं? उनको पूंजी निवेश करना पड़ेगा सिस्टम को ठीक करने के लिए। 4 महीना के पहले भी तो उन्होंने काफी देश में टावर लगाए थे। तो मैं अपेक्षा करूंगा कि वो इस दिशा में चिंता करेंगे और इसको ठीक करेंगे। इसके लिए जवाबदेही कौन लेगा? लगातार कंपनियां बोल रही निवेश 1,20,000 करोड़ के करीब निवेश हो चुका है। आप कह रहे हैं कि निवेश करना पड़ेगा और वॉइस सफर कर रहा है यहाँ पर डेटा कुल मिलाकर। स्पेक्ट्रम का इन्वेस्टमेंट नेटवर्क का इन्वेस्टमेंट नहीं है, इस बात को कंपनियां समझें। और ये बात मैं बहुत सख्ती से बोल रहा हूं। जो इतना विस्तार हुआ है, डाटा बढ़ रहा है, अच्छी बात है। उनको वॉइस को एक सैक्रिफाइस नहीं करना चाहिए, ये हमारी अपेक्षा होगी। इससे अधिक और मैं कुछ नहीं बोलूंगा, अपेक्षा करूंगा, वरना सरकार के पास अपने विकल्प खुले हैं। तो कॉल ड्रॉप को लेकर संचार मंत्री काफी गुस्से में और इधर हमें एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है कि सरकार कॉल ड्रॉप को लेकर मोटा जुर्माना लगाने के मूड में है। सूत्रों के मुताबिक डीओटी ने इस बारे में अल्टीमेटम भी दे दिया है। हमारे सहयोगी दीपक साहू हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस पर ताजा जानकारी के लिए। बताएं दीपक, यहाँ पर क्या कहना है संचार मंत्री का? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर सरकार की मंशा साफ है। जिस तरह से कोल ड्रॉप की ये जो शिकायत बढ़ी है पिछले 4 से 5 महीनों में और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी चिंता जाहिर करी है और संज्ञान लेते हुए टेलीकॉम कंपनियों और सरकार को डीओटी को स्पष्ट हिदायत दी है कि इसको छुटकारा कैसे मिले। तो ऐसे में जो सोर्सेज हमें जानकारी मिल रही है, खुद रविशंकर प्रसाद दूरसंचार मंत्री ने आज इसको लेकर अहम बैठक बुलाई सभी अधिकारियों के साथ। उसमें BSNL, MTN 2 सरकारी कंपनियां भी मौजूद थी और एक तरह से जो रोडमैप तैयार किया गया है उसमें
सरकार की नीति साफ है कि जिस तरह से लाइसेंस शर्तों के तहत यहाँ पर अगर कोई भी टेलीकॉम कंपनी बेहतर सेवा नहीं देती है तो करीब करीब 50 करोड़ तक का जुर्माना यहाँ पर लगाने का प्रावधान है। तो इस कवायद के तहत अगर सर्विसेज अगले 1 से 1.5 महीने के अंदर सुधरती नहीं है, जो यहाँ पर टेलीकॉम कंपनियों ने आश्वासन दिया है यहाँ पर डीओटी को, तो 50 करोड़ प्रति यहाँ पर टेलीकॉम ऑपरेटर पर जुर्माना लगाया जा सकता है। ये पहली खबर निकल के आ रही है हमें सूत्रों के हवाले से। दूसरी सबसे अहम जानकारी निकल के आ रही है कि टेलीकॉम कंपनियों ने एक आश्वासन तो जरूर दिया है कि 1 से 1.5 महीने के अंदर सर्विसेज सुधार ली जाएंगी, लेकिन अगर वो सर्विसेज नहीं सुधरती है तो टीआरए को यहाँ पर स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि जुर्माना लगाया जाए उन सभी टेलीकॉम कंपनियों पर, खासतौर पर एक कॉल मुफ्त देने की यहाँ पर जो एक टीआरए कोशिश कर रहा है उस मॉडल को बनाने का, उसके तहत। इसके अलावा सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि निवेश यहाँ पर स्पेक्ट्रम में किया गया है, इक्विपमेंट्स पर जो 3G स्पेक्ट्रम नीलामी में स्पेक्ट्रम मिला है कंपनियों को, उसमें निवेश नहीं किया गया है। तो कुल मिला के सीधा यहाँ पर साफ कर दिया गया निवेश करना होगा अगर बेहतर सर्विस यहाँ पर कंज्यूमर को पहुंचानी है तो। बिल्कुल साफ कर दिया गया है टेलीकॉम कंपनियों पर कि या तो अपनी सर्विस सुधारो या फिर जुर्माने के लिए रहो तैयार। बहुत शुक्रिया दीपक इस जानकारी के लिए। और यहां लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद बताएंगे मार्केट कैसे बना आज रोलर कोस्टर। इंडिया इज वेरी वेल प्लेस्ड। इंडिया में कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट हो जाना चाहिए। और बाजार की उथल पुथल पर क्या कहते हैं दिग्गज, बताएंगे आपको ब्रेक के बाद। बाजार की चाल आज रोलर कोस्टर राइड जैसी थी, कभी ऊपर तो कभी नीचे। अंत में दिन भर भारी उतार चढ़ाव के बाद निवेशकों के हाथ आखिरकार मायूसी ही लगी। आखिरी आधे घंटे में ऊपरी स्तरों से बाजार नीचे आ गया और सेंसेक्स की 250 पॉइंट की तेजी 300 पॉइंट की कमजोरी में बदल गई है। बाजार की घबराहट के बारे में जानते हैं डिटेल में हमारे मार्केट एडिटर अनिल सिंघवी से। कल ही की तरह आज फिर से भारतीय बाजारों में भारी उतार चढ़ाव के बीच कारोबार दिखा। शुरुआत फ्लैट, उसके बाद तुरंत बाजार तेजी से गिरते हुए दिखे, फिर दिन के दौरान रिकवरी और फिर काफी सीमित दायरे में कारोबार। लेकिन आखिरी आधा एक घंटा भारी पड़ा बाजार पर और पूरे के पूरे गेंस गंवाकर बाजार 7,800 के बेहद करीब निफ्टी पर बंद होता हुआ दिखा और सेंसेक्स पर भी लगभग 1.25% के आसपास का नुकसान। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर सुबह से काफी मजबूत थे, लेकिन दिन के अंत तक मिड कैप शेयर भी दम तोड़ते नजर आए और स्मॉल कैप शेयर में मामूली 1/4% की तेजी दिखी। बैंक निफ्टी आज यहां पर सबसे ज्यादा दबाव दिखा, जहां सबसे ज्यादा मजबूती कल यही थी। आज बैंक निफ्टी लगभग 1.5% नीचे बंद हुआ और यही वजह थी कि गिरने और बढ़ने वाले शेयरों की तादाद दिन भर ऊपर नीचे होते थे। फाइनली गिरने वाले शेयर कुछ ज्यादा नजर आए और वॉल्यूम 5.25 लाख करोड़ के आसपास। बैंकिंग शेयरों ने आज की कमजोरी को लीड किया। बीओबी, एसबीआई, पीएनबी जैसे दिग्गजों पर 2-3% की गिरावट आती दिखी। वहीं प्राइवेट बैंक्स भी पीछे नहीं थे। इंडसइंड, कोटक, एक्सिस और आईसीआईसीआई बैंक में नुकसान दर्ज हुआ। आज फार्मा शेयरों में डिफेंसिव होने के बावजूद मुनाफा वसूली हावी रही। सन, सिप्ला, डॉक्टर लुपिन चारों निफ्टी के स्टॉक्स कमजोर थे। वहीं एफएमसीजी शेयर भी यही हाल दिखाते नजर आए। लीवर आईटीसी तो गिरे ही और यूनाइटेड स्टेट्स जैसे शेयरों में भी नुकसान था। आईटी शेयरों में टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, एचएल जैसे दिग्गज आज फिसलते हुए दिखे। तो डिफेंसिव शेयरों ने आज बाजार को गिराने में अपना योगदान दिया। पारमेक ये स्टॉक आज से अपनी पारी की शुरुआत करता हुआ दिखा, लेकिन कमजोर 640 रुपए की इश्यू प्राइस के मुकाबले में 8% का नुकसान। निफ्टी पर इनके अलावा जहां मार पड़ती दिखी, अंबुजा सीमेंट टॉप लूजर 4.5% नीचे। एचडीएफसी, बीपीसीएल, हीरो जैसे दिग्गजों पर भी आज कमजोरी थी। वहीं मजबूती के लिहाज से भेल ने अच्छा प्रदर्शन किया, 4% का उछाल। केन, टाटा पावर, टाटा मोटर्स जैसे शेयरों में आज भी रिकवरी जारी रही। मिड कैप शेयरों में काफी एक्शन दिखा। इंडिया बुल्स, रियल एस्टेट, रिलायंस इंफ्रा, पीटीसी और केशोराम जैसे शेयरों में एक मजबूती आज देखने को मिली। बाजार में इस वक्त जबरदस्त उथल पुथल दिख रही है। निवेशक पूरी तरह से सहमे हुए हैं कि आगे आखिर क्या होगा। 2008 जैसे संकट की बातें की जा रही हैं। बाजार की आगे की चाल समझने के लिए आज सीएनबीसी आवाज पर धुरंधर दिग्गज आए और बाजार पर अपनी अपनी राय रखी। ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है कि ये 2008 जैसी क्राइसिस है। उसका कारण यह है कि उस समय लीमन ब्रदर्स और दूसरी जो बैंकें थी वो दिवालिया थी। चाइना एक समृद्ध देश है, चाइना की ग्रोथ रेट की एक क्राइसिस आई है। अच्छी क्वालिटी कंपनीज है, आपको अर्निंग्स दिख रही है, तो दुनिया में जो कुछ ऊपर नीचे होना है, आपका स्टॉक 5-10% हिल जाएगा, लेकिन वो वापस आ जाएगा, कोई कठिनाई नहीं है। उसको छोड़ के आप बहुत फ्यूचरिस्टिक इन्वेस्टमेंट करने का मार्केट इंडिया में अभी फिलहाल नहीं है।
मैंने पिछले 2 दिन से बहुत दिग्गजों को ये कहते हुए सुना है कि ये 2008 नहीं है, लेकिन चाइना लीमन ब्रदर्स से बहुत ज्यादा बड़ा है। मेरे हिसाब से ग्लोबल मार्केट्स को काफी एक अनिश्चित सिचुएशन में डाल चुका है। मेरे पास पैसा होता तो मैं अभी पैसे पे थोड़ा बैठ जाता, थोड़ा इमीडिएटली डिप्लॉय करने का सोचता नहीं, एग्रेसिवली ट्रेड बिल्कुल बंद कर देते और देखते हैं 1-1.5 हफ्ते में क्या सिचुएशन हो रहा है ग्लोबल मार्केट्स का। इंडिया में फ्री फॉल इक्विटी मार्केट में आना असंभव है। करेक्शन तो आता रहेगा, करेक्शन इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा भी है और करेक्शन और ये जो वॉलेटिलिटी है वो ग्लोबल फैक्टर्स से जो आई हुई है, वो ग्लोबल फैक्टर जब स्टेबलाइज होएंगे हो जाएगी और उसके बाद जो इंडियन फैक्टर्स है आई थिंक उसके आने से वापस इंडिया में कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट हो जाना। We are living in a globalized world, and whatever happens in different countries does impact the global risk appetite and does impact therefore the capital flows. I would say that at this point in time we must remember that India is very well placed to weather this volatility. और इन दिग्गजों के अलावा भी बाजार की नब्ज समझने वाले और भी जानकारों से हमने बात की ताकि निवेशकों की दुविधा को दूर किया जा सके। इनकी जो समस्या है वो सुलझाने में उनको बहुत समय लगेगा। भारत पे असर बहुत नहीं होगा, मगर विश्व के जो विकसित देश हैं उनमें जो भी अब हो रहा है उसका नतीजा ये होगा कि वहाँ भी विकास के दर कम हो गए, इन्फ्लेशन के दर कम हो गए। In these circumstances, depreciation is not necessarily a bad thing. Intervention has never been seen as an attempt to peg the currency, to fix the rate. It is always to reduce, to contain volatility. We have to watch the global flows. Fundamentally, India is looking better, but technical pressures coming out of flows are something we have to face. Normally, जुलाई महीने में सेल हुआ करती है रिटेल वगैरह की 1 for 1 free। ये अगस्त में सेल है for 1 free। अगर वो बेच के जा रहा है उसको जो नहीं समझ में आया तो 1 for 1 सेल है ये, तो थोड़ा सा तो मेरे ख्याल से people should take advantage of that. I think this looks like a serious bull market correction which will afford opportunity for investors to buy stocks. The banks have turned a lot more attractive. Some of the private sector banks have gone back to where they were a year ago. So they've given up a whole year's performance. I think the industrials look attractive. I also think technology stocks are good to buy at these levels. आईटी और फार्मा शेयर में एक मौका अच्छा होगा क्योंकि अगर करेंसी डेप्रिशिएट होगी तो इन स्टॉक्स को फायदा होगा। तो इसमें भी जो वेल मैनेज कंपनीज है जिनका पोर्टफोलियो ठीक है, हो सकता है कि डॉलर अर्निंग्स इतनी तेजी से नहीं बढ़े, पर जहां तक मैं समझता हूं कि मार्जिन से उसमें काफी थोड़ा इंप्रूवमेंट होगा। रिलेटिवली अब अगर चाइना और हम में कंपैरिजन किया जाए, वी लुक फार मोर अट्रैक्टिव, फार मोर ट्रांसपेरेंट, फार मोर स्टेबल। तो बारिंग दिस इमीडिएट जो वॉलेटिलिटी, आई थिंक ऑन द होल इट्स गुड डेवलपमेंट फॉर इंडिया। I do think that will be bottom up in terms of countries and markets, and I do think that India will stand out, and my optimism flows from the fact of what is happening to global commodities, because one of the biggest beneficiaries of a big global commodity meltdown is going to be India. आप देखें 2008 में जब बाजार गिरा था तो सब लोग बहुत परेशान थे, लेकिन जिसने इन्वेस्ट किया उसको बहुत फायदा हुआ। 2013 में भी ऐसे ही हुआ, 2001 में भी ऐसे ही हुआ था। तो मुझे लगता है जो इंडियन इकोनॉमी है इसके फंडामेंटल्स बहुत मजबूत हैं। इनफैक्ट पूरे विश्व में हमारी इकोनॉमी शायद एक बहुत ही मजबूत स्थिति में है, क्योंकि हमारे यहाँ ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट बहुत अच्छे हैं। कमोडिटीज डाउनटर्न का हमको बहुत फायदा मिलने वाला है। In the short term, the upsides are definitely restricted much more than they were earlier. And you have to look at probably now from a 2017 point of view. And I think once all this settles down and if you have averaged your buys at lower levels, I think you will still get a decent return over the next 8 years.
और अब देखते हैं हमारे बाजारों के लिए विदेशी बाजार से किस तरह के संकेत आ रहे हैं। पहले यहां पर नजर डाल लेंगे अमेरिकी बाजारों पर। आज एक बार फिर शुरुआत अच्छी है और तेजी दिखा रहे हैं। हालांकि कल जैसी तेजी, जो शुरुआती तेजी हमें देखने को मिली थी, वो आज नहीं है। 1 से 1.25% की तेजी डाउ जोन्स, नैस्डैक और S&P 500 में इस वक्त नजर आ रही है। यूरोपीय बाजारों पर देखें, एक नजर डालें तो यहां पर जरूर थोड़ी निराशा दिखाई दे रही है। और कल जो जबरदस्त तेजी हमने यहां देखी थी, आज उसके उलट गिरावट यहां पर दिखाई दे रही है। और 1 से 1.5 से करीब 0.25% तक यहां पर गिरावट। कैक की बात करें, डेक्स हो या फुटसी, यूरोपीय बाजार आज कुछ हद तक नर्वस नजर आ रहे हैं। और चलिए फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे इंद्राणी का इंद्रजाल। और गुजरात में शांति के लिए सेना हुई तैनात। रेवेन्यू सेक्रेटरी शक्तिकांता दास ने काले धन के मुद्दे पर एक बार फिर कुछ बातें कही। उन्होंने कहा इस मुद्दे पर विचार किया जा रहा है और इस पर चिंता करने की कोई बात नहीं है और उठ रही चिंताओं को दूर करना भी सरकार जरूरी समझ रही है। उन्होंने टैक्स पॉलिसी में स्थिरता और निश्चितता लाने की बात पर भी जोर दिया है। उन्होंने कहा कि टैक्स पॉलिसी पर हर सुझाव और विचार के लिए वो तैयार हैं। मैट मामले पर भी शाह कमेटी के जरिए जल्द फैसला लेने की बात उन्होंने कही है। शक्तिकांता दास ने यह भी साफ किया कि फिलहाल पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। पार्टिसिपेटरी नोट्स के मुद्दे पर उन्होंने बताया कि उनकी इस मामले पर सेबी के साथ बातचीत जारी है और फिलहाल पार्टिसिपेटरी नोट्स पर रोक लगाने की भी कोई योजना नहीं है। टाटा ग्रुप प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट पर जोर दे रहा है। ओवर टेक्नोलॉजी में निवेश के बाद टाटा ग्रुप की पीई यूनिट बड़ी रकम जुटाने जा रही है। सूत्रों के मुताबिक टाटा अपॉर्चुनिटी फंड करीब $70 करोड़ जुटाने जा रही है। इस एक्सक्लूसिव खबर पर और डिटेल्स के लिए जुड़ते हमारी सहयोगी प्रिया सेठ से। प्रिया, ये समझाएं कि टाटा अपॉर्चुनिटी फंड का आखिर प्लान क्या है? जी हाँ, टाटा ग्रुप के प्राइवेट इक्विटी विभाग टाटा अपॉर्चुनिटीज फंड एक $700 मिलियन का फंड लॉन्च करने जा रही है। 2016 में हमारे सूत्रों ने हमें ये बताया है कि 2016 में टाटा अपॉर्चुनिटीज फंड रोड शोज स्टार्ट करेगी। ये फंड के लॉन्च के बारे में अभी जो प्रेजेंट फंड है उनका $600 मिलियन का जो फंड है वो पूरी तरह से एंड ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर डिप्लॉय हो जाएगा। और हमें ये भी बताया गया है कि ये जो नया फंड है वो सेक्टर एग्नोस्टिक फंड होगा। वो तरह तरह की कंपनियों में इन्वेस्ट करेगा। अभी जो ये प्रेजेंट फंड $600 मिलियन का है वो उबर जैसी कंपनियों में भी इन्वेस्ट किया है। और हमने टाटा अपॉर्चुनिटीज फंड से को भी लिखा और उन्होंने बताया कि वो फॉलो ऑन फंड लॉन्च कर रहे हैं और ये स्ट्रक्चर पहले फंड की तरह ही होगा। भारतीय एयरटेल ने देश में 4G नेटवर्क में विस्तार के लिए ऑज्यूरे वायरलेस को खरीद लिया है। कंपनी ने ऑज्यूरे वायरलेस की 100% हिस्सेदारी खरीदने का करार किया है। हालांकि भारती ने सौदे की रकम का ऐलान फिलहाल नहीं किया है। सौदे के बाद ऑज्यूरे वायरलेस में फ्रांस टेलीकॉम ने अपनी पूरी हिस्सेदारी बेच दी है। और फिलहाल रुकते हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे इंद्राणी का इंद्रजाल। और गुजरात में कल के भारी उपद्रव के बाद अब शांति के लिए तैनात की गई सेना। गुजरात में आरक्षण को लेकर पाटीदारों के हंगामे के बाद सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। राज्य सरकार ने हालात पर काबू पाने का दावा किया है। केंद्र की तरफ से 5 कॉलम सेना गुजरात भेजी गई है। इससे पहले आरक्षण समर्थकों और पुलिस के बीच झड़प में 6 लोगों की मौत हो गई। आरक्षण समर्थकों ने कई जगह पटरियों को भी उखाड़ दिया है। इसी वजह से अहमदाबाद से दिल्ली जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस और आश्रम एक्सप्रेस रद्द कर दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में शांति बनाए रखने की अपील की है। સૌ સાથે મળીને ચાલીને રાજ્યનો વિકાસ અને વિકાસ દ્વારા જ સમાજના છેવાડાના માનવીનો કલ્યાણ કરવાનો પ્રયાસ એ આપણે નિરંતર કરતા રહ્યા છીએ। મારી સૌ નાગરિક ભાઈઓ બહેનોને વિનંતી છે કે અત્યારે એક જ મંત્ર હોય આપણો શાંતિ। દરેક સમસ્યાનો ઉકેલ વાતચીત દ્વારા આવતો જ હોય છે।
पटेल आरक्षण आंदोलन के नेता हार्दिक पटेल के तेवर अभी गर्म है। हार्दिक पटेल ने राज्य सरकार की अल्टीमेटम उनको दिया है और कहा है कि लाठीचार्ज करने वाले पुलिस वालों के खिलाफ 36 घंटे में कार्रवाई की जाए। हालांकि उन्होंने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील भी की है। उन पुलिस वालों ने जो किया उससे हमारी लड़ाई है। पहली बात ये कि जिस प्रकार पुलिस वालों ने बच्चों को मारा है तो पहले उन बच्चों को न्याय मिलना चाहिए, उस पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड किया जाए। और मैं गुजरात के पाटीदार को अपील करता हूँ कि शांति बनाए रखे, रोड पर ना निकले। जिस प्रकार हमारी आंदोलन चला रहे हैं हम उसी प्रकार चलाएंगे, लेकिन अभी हमारी लड़ाई जो है उन्हें हमें सस्पेंड करवाना है। गुजरात में पटेलों के मौजूदा उग्र आरक्षण आंदोलन के पीछे एनसीपी और राज्य में बीजेपी के असंतुष्ट नेताओं का हाथ है। सीएनबीसी आवाज के खास शो पटेल पॉलिटिक्स में खुलासा पाटीदार अनामत संघर्ष समिति के नेता अश्विन पटेल ने किया। अश्विन पटेल के मुताबिक उन्हें कई राजनीतिक दलों से ऑफर मिले थे। 25 अगस्त से पहले बड़े पैमाने पर राज्य के बाहर के पटेलों गुज्जरों को गुजरात में लाया गया। हमें कई ऑफर आई कि आपको ये आंदोलन हम जैसे चलाए वैसे चलाओ, आपको पैसा कितना चाहिए। हम बैठे थे। उसके पीछे मैं क्लियर नाम नहीं दूंगा, लेकिन पार्टी का नाम ले सकता हूं। उसमें गुजरात के जो एनसीपी के जो संयोजक है युवा मोर्चा के, वो साथ में थे। फिर उसके पीछे बीजेपी के कुछ असंतुष्ट जो लोग हैं अभी भी पार्टी में साथ में है, वो लोग भी थे इन्वॉल्व। उन्होंने एक काम दूसरा किया कि हमें सपोर्ट देने के लिए हमने मांगा नहीं था, फिर भी अलग अलग राज्य के जो भी पाटीदार है, कुर्मी, गुज्जर, जाट, चौधरी, उन लोगों को बड़ी मात्रा में 25 तारीख से पहले गुजरात में घुसाया कि कैसे भी करके ये पूरे आंदोलन को एक हिंट दो और इतना गर्माहट इसमें लाओ कि कुछ ना कुछ हो। शीना हत्याकांड में एक के बाद एक नए ट्विस्ट आ रहे हैं। कल तक जिस शीना को हत्या की आरोपी इंद्राणी मुखर्जी की बहन बताया जा रहा था, वो दरअसल उनकी बेटी निकली। ये बेटी उनके पहली शादी से थी। उनके पति और स्टार इंडिया के पूर्व सीईओ पीटर मुखर्जी का दावा है कि उनको इस बारे में कुछ पता नहीं है। इस बीच मुंबई पुलिस ने इंद्राणी के दूसरे नंबर के पति संजीव खन्ना को कोलकाता में गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस ने खुलासा किया है कि शीना की हत्या इंद्राणी के पूर्व पति संजीव खन्ना और ड्राइवर के साथ मिलकर की गई। शीना का पहले गला घोटा गया और फिर लाश को जलाने की कोशिश की गई। इस पूरे मुद्दे पर इंद्राणी के पति और स्टार इंडिया के पूर्व सीईओ पीटर मुखर्जी का क्या कहना है, वो ये बातें सुनकर हैरान है कि इंद्राणी शीना की बहन नहीं, मां है, क्योंकि 15 साल से उन्हें ये पता था कि वो दोनों बहनें हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वो पूरे मामले में पुलिस का सहयोग करेंगे। जहाँ तक मेरे को 15 साल से मालूम था कि शीना हमारे वाइफ की यंगर सिस्टर है, पर पिछले 24 घंटे में हमें और नई नई कहानियां बताया जा रहा है कि वो ऐसी सिस्टर नहीं थी, वो थी। अब मैं तो बिल्कुल शॉक्ड हूँ इस बारे में। मेरे को कभी ऐसे महसूस नहीं हुआ था। मेरे को आगे मैंने कभी रूमर सुना था, पर मेरे को रूमर में क्या वैल्यू है या क्या वेटेज है तो मैंने किया नहीं। अपनी बेटी शीना बोरा की हत्या का आरोप में मुंबई पुलिस की गिरफ्त में आई इंद्राणी मुखर्जी की कहानी किसी मर्डर मिस्ट्री उपन्यास की तरह परत दर परत खुलती जा रही है। आइए आपको दिखाते हैं इंद्राणी का मायाजाल। पीटर मुखर्जी का कहना है कि उन्हें ना तो इंद्राणी की पिछली शादियों की कोई खबर है और ना ही इंद्राणी ने उन्हें अपनी पिछली शादी से हुए बच्चों के बारे में कभी बताया। पीटर की माने तो इंद्राणी हमेशा शीना बोरा और उसके भाई मिकाइल को अपनी बहन और भाई बताती रही। पुलिस सूत्रों के मुताबिक इंद्राणी मुखर्जी पीटर मुखर्जी के साथ 2003 में रिश्ते में बंधने से पहले 2 और शादियां कर चुकी थीं। शीना बोरा और उसका भाई मिकाइल इंद्राणी और उसके पहले पति सिद्धार्थ दास के बच्चे हैं। सिद्धार्थ दास से अलग होने के बाद इंद्राणी ने कोलकाता के ही एक बिजनेसमैन संजीव खन्ना से शादी की, लेकिन ये शादी भी ज्यादा नहीं चली और वो मुंबई शिफ्ट हो गईं। वो मुंबई में कई बड़े कॉर्पोरेट्स के लिए HR कंसल्टेंट के तौर पर काम करने लगी। यहीं उनकी मुलाकात स्टार इंडिया के उस समय के CEO पीटर मुखर्जी से हुई। मुलाकात दोस्ती में बदली और दोस्ती शादी में। पीटर मुखर्जी की भी ये दूसरी शादी थी। पहली शादी से उनके जो बच्चे हैं उनमें से एक राहुल मुखर्जी है। बताया जाता है कि राहुल के संबंध शीना से था। राहुल फिलहाल US में रहता है। और पेमेंट बैंक के लिए तैयार है देश, लेकिन कितनी है तैयार कंपनियां? ब्रेक के बाद लेंगे एक जायजा।
मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की कंपनियां अब सीधे ऑनलाइन अपना सामान बेच सकेंगी। अभी ऐसा करने के लिए कंपनियों को या तो दूसरी ई-कॉमर्स कंपनियों का सहारा लेना होता है या फिर वो किसी और कंपनी के अकाउंट के जरिए पेमेंट लेते हैं। सीएनबीसी आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक सरकार इस बारे में जल्द ही फैसला ले सकती है। एलईडी टीवी, फ्रिज हो या फिर मोबाइल फोन बनाने वाली कंपनियां, जल्द ही इन्हें इस बात की छूट मिलने वाली है कि वो अपने प्रोडक्ट सीधे ऑनलाइन कंज्यूमर को बेच सकें, भले ही मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में 100% विदेशी निवेश ही क्यों न हो। मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को ऑनलाइन शॉपिंग में आने का कानूनी रास्ता भी साफ हो सके, इसके लिए सरकार मैन्युफैक्चरिंग की नई परिभाषा भी तय करेगी। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के तमाम लोगों से बातचीत करने के बाद डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन ने इससे जुड़े हुए कैबिनेट प्रस्ताव को कैबिनेट सचिवालय के पास भेज दिया है। सूत्रों की माने तो अगले कुछ हफ्तों में इस पर अंतिम फैसला ले लिया जाएगा। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स बनाने वाली कंपनियों का मानना है कि अगर उन्हें सीधे कंज्यूमर को सामान बेचने की छूट मिल जाए तो ऑनलाइन शॉपिंग कंपनियों या रिटेलर्स को मिलने वाला हिस्सा भी बचेगा और कंपनियों के साथ ही कंज्यूमर को भी फायदा होगा। हालांकि ऑनलाइन शॉपिंग कंपनियां इसे अपने लिए कोई खतरा नहीं मानती हैं। इंडिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन मार्केट प्लेस है फोन्स के लिए और जैसे जैसे मोर एंड मोर पीपल इसको फोन्स यहाँ पे बनाएंगे, पूरी फोन्स की और भी सस्ते हो जाएंगे, उनको बेचना और आसान होगा और इंडियंस के पास फोन आएगा और इंडियंस के पास फोन आएगा, वो लोग और खरीदेंगे ऑनलाइन। तो ये बहुत ही अच्छा वर्चुअस साइकिल है जो हम चाहते हैं कि और हो। फिलहाल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जुड़ी सरकारी नीति में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को अपने प्रोडक्ट ऑनलाइन बेचने की छूट देता हो और न ही विदेशी निवेश से जुड़े नियमों में ऐसी कोई व्यवस्था की गई है। इसलिए अक्सर मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां या तो ई कॉमर्स कंपनियों के साथ करार करती हैं या फिर किसी तीसरे अकाउंट से रूट करके ऑनलाइन सामान बेचती हैं। कई कंपनियों ने इस मुद्दे पर सफाई और नियमों में जरूरी बदलाव की मांग की थी, इसलिए सरकार अब मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को सीधे ऑनलाइन सेल की छूट देने की तैयारी में है। सरकार का मानना है कि इस फैसले से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में विदेशी निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा। लक्ष्मण रॉय, दिल्ली। जल्दी देश में पेमेंट बैंक शुरू होने जा रहे हैं। फिनो पैकेट भी पेमेंट बैंक बनने की तैयारी में है। हमने फिनो पेटेक की ब्रांच पर जाकर जानने की कोशिश की कि वो इस नई भूमिका के लिए कितने तैयार हैं। मुंबई की चौल में कतार फिनो पेटेक की ब्रांच में लगी है। कोई यहाँ बिल जमा करने आया है, कोई फोन रिचार्ज कराने, तो कई लोग यहाँ पैसा ट्रांसफर कराने पहुंचे हैं। फिनो पेटेक एक ही छत के नीचे ये सारे काम करता है, लेकिन जल्द ही ये कंपनी बैंक की तरह लोगों के अकाउंट खोलेगी और डेबिट कार्ड भी जारी करेगी। दरअसल सरकार की तरफ से जारी किए गए 11 पेमेंट बैंक लाइसेंस में से एक फिनो पेटेक को भी मिला है। फिनो पेटेक अपनी नई भूमिका को लेकर बेहद उत्साहित है। हमारा बिलीफ ये है कि ये पूरा का पूरा काम हम करेंगे टेक्नोलॉजी के जरिए। पूरी की पूरी तवज्जो होगी मोबाइल बैंकिंग के ऊपर, ताकि कस्टमर जिसके पास हर एक कस्टमर के पास आज के डेट में मोबाइल है और उसी मोबाइल के ऊपर एप्लीकेशंस इजी टू अंडरस्टैंड प्रोसेसेस को डाल करके हम रीच आउट करेंगे कस्टमर्स। दरअसल पेमेंट बैंक को गेम चेंजर के तौर पर देखा जा रहा है। पेमेंट बैंक में खाता धारक 1 लाख रुपए तक जमा कर सकता है। इसके जरिए पैसे का लेन देन किया जा सकता है। खाता धारकों को डेबिट कार्ड जारी किया जाएगा। इंटरनेट बैंकिंग के जरिए लेन देन की सुविधा दी जाएगी। पेमेंट बैंक बैंकिंग में कैशलेस ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देंगे। हालांकि पेमेंट बैंक नियमित बैंकों की तरह कर्ज नहीं दे सकते, न ही पेमेंट बैंक क्रेडिट कार्ड जारी कर सकते हैं। लोग भी पेमेंट बैंक की शुरुआत होने की खबरों से खुश दिखे। अगर बैंक में सपोज पहले रहता है सिस्टम डाउन रहते हैं, चलो चलेगा, सिस्टम डाउन है, आधे घंटे बाद होगा, 1 घंटे बाद होगा, टाइम का उतना। अब यहाँ पर सिस्टम डाउन होता नहीं है, आए 5 मिनट में करके चले गए और कुछ नहीं, बस इसलिए सर फायदेमंद है। यहाँ पे हर चीज सुविधा मिल रही है ना। अभी सुना यहाँ पे सर ने बताया जैसे कि चालू हुआ है कुछ बैंकिंग लाइसेंस का, तो अभी जो भी मेरे फैमिली का जो भी होगा सब यहीं पे कराऊंगा। पंकज तो मुंबई में रहते हैं, जहां दूसरे बैंकों की सुविधा भी मिल जाती है, लेकिन पेमेंट बैंक का असल फायदा उन गांव कस्बों में मिलेगा जो बैंक की पहुंच से अब तक दूर हैं। छोटे कारोबारियों, माइग्रेंट लेबर्स और कम आय वाले परिवारों के लिए ये बैंकिंग सेवा से जुड़ने का पहला टच पॉइंट बनने जा रहा है। नितिन ठाकुर, मुंबई। ब्रेक के बाद बताएंगे आपको कि क्या है ऑनलाइन शॉपिंग से लड़ने के लिए मोबाइल रिटेलर्स की स्ट्रेटेजी, और साथ ही फरारी का वेलकम कर रहा है इंडिया। पूरी खबर ब्रेक के बाद।
ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स का मुकाबला करने के लिए रिटेलर्स ने कमर कस ली है। ऑल इंडिया मोबाइल रिटेलर एसोसिएशन ने भी अपना खुद का ऐप लॉन्च किया है, लेकिन ये कोई शॉपिंग ऐप नहीं है। अमीरा मोबाइल ऐप देश भर के रिटेलर्स को मुफ्त में रियल टाइम इंफॉर्मेशन देगा। ये रिटेलर्स को नए फीचर और गैजेट्स के बारे में जानकारी देगा। प्राइस ड्रॉप और नए मॉडल्स के बारे में भी ये ऐप अपडेट देता रहेगा। हम पहले तो सारे हिंदुस्तान के जो रिटेलर्स हैं उनको हम एक साथ लाना चाहते हैं। उनकी जो छोटी बड़ी प्रॉब्लम्स है उनको हम समझना चाहते हैं। मुंबई जैसे महानगर है या कलकत्ता या दिल्ली बेंगलोर जैसे महानगर है, वहाँ के लोगों की आवाज़ तुरंत पहुँच जाती है कंपनी और कंपनी के लोगों तक। बट जो रूरल एरिया में है, अर्बन एरिया में रहते हैं, इंटीरियर्स में है, वैसे दुकानदारों की आवाज़ कहीं नहीं पहुँच पाती है। तो हम चाहते हैं कि वो हमारे साथ जुड़ जाए, उन तक हम पहुँच जाए। एक 50,000 का मोबाइल अगर आप 38,000 में बेचोगे तो आपको रेगुलेटरी तो चाहिए ही ना। अगर वो 50,000 का फोन रिटेलर को 48,000 में मिलता है और आप उसको 38,000 में बेचोगे तो दैट मीन्स आप पूरा रिटेल को साफ करना चाहते हो। शाओमी, कूलपैड, वीवा के बाद दो और स्मार्टफोन कंपनी जोपो और मेइजू ने भारतीय बाजार में एंट्री की है। कंपनी ने अपना फ्लैगशिप फोन स्पीड 7 लॉन्च किया है और कंपनी ने इस फोन की कीमत 12,999 रुपये रखी है। इस फोन में 3 GB रैम और 13 मेगापिक्सल कैमरा दिया गया है। इस फोन में 64 बिट ऑक्टा कोर प्रोसेसर दिया गया है। मेइजू ने अपने फ्लैगशिप फोन MX5 के जरिए भारतीय बाजार में कदम रखा है। ये फोन 16 GB से 64 GB के वेरिएंट में मिलेगा और 16 GB मॉडल की कीमत 19,999 रुपये रखी गई है। मेइजू का ये फोन भी स्नैपडील के जरिए ही बिकेगा। रफ्तार के लिए मशहूर फरारी एक बार फिर भारत में एंट्री मार रही है और इसकी शुरुआत फरारी ने आज अपनी कार कैलिफोर्निया टी के नए मॉडल के लॉन्च के साथ की है। कैलिफोर्निया टी की कीमत 3 करोड़ 40 लाख रुपए है। इस कार की पहचान है इसकी तेज रफ्तार। ये 3.6 सेकंड में 100 किलोमीटर की रफ्तार पकड़ लेती है। इसमें 3.9 लीटर का पावरफुल V8 इंजन है। कैलिफोर्निया टी में फरारी का क्लासिक DNA साफ दिखाई देता है। इसे 1950 और 60 के दौर में बिकने वाली रेस कार 250 टेस्टा रोसा के स्टाइल पर बनाया गया है। और इसी के साथ आवाज एट 9 में फिलहाल इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।